जनवरी 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार डालते हैं। देखिए, आज पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और वहीं दोस्तों, आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह भी होने जा रहा है। और इस समारोह में शामिल होने के लिए भारत से कारोबारी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी अमेरिका गए हुए हैं। यहाँ उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से पहले डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। खास मेहमान के तौर पर उनका स्वागत भी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और अमेरिका में नए राष्ट्रपति के शपथ से पहले पीएम मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के संबंधों को लेकर भी यूएस एम्बेसडर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने भारत अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और वहीं खबर देखिए, विश्व आर्थिक मंच की बैठक में दिखेगी भारत की विविधता की एकता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे इसकी अगुवाई। दरअसल विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की 5 दिवसीय बैठकें आज सोमवार से ही दावोस में शुरू होने जा रही है। और दोस्तों, इन बैठकों में भारत की विविधता की एकता की झलक देखने को मिलेगी। WEF में आज सोमवार से दुनिया के अमीर और ताकतवर लोग जुटेंगे। और अच्छी बात यह है कि भारत भी इस बार अपना अब तक का सबसे बड़ा दल दावोस भेज रहा है। इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल में तकरीबन 5 तो केंद्रीय मंत्री, 3 मुख्यमंत्री और कई राज्यों के मंत्रियों के साथ ही करीब 100 से भी ज्यादा मुख्य कार्यपालक अधिकारी भारत से दावोस में इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और वहीं कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई, आपको पता होगा, महाकुंभ में आग लगी। महाकुंभ मेले में यह बड़ा हादसा हुआ। टेंट में गैस सिलेंडर में विस्फोट की वजह से भीषण आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में सिलेंडर फटने की वजह से यह आग लगी, जिसमें 18 सिविल चपेट में आ गए। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी फोन पर बातचीत की और घटना के बारे में जानकारी दी। इस महाकुंभ मेले की आग में गीता प्रेस के तकरीबन 180 कोटेज जल गए। खाना बनाते वक्त रेस्टोरेंट में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि 1 घंटे के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तुरंत प्रयागराज पहुंचे, हालातों का जायजा लिया। महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 2025 के अंत तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। IIM अहमदाबाद में आयोजित हेल्थ केयर समिट 2025 में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे 4 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा नागरिकों को लाभ प्राप्त हुआ है। और अभी AI के उपयोग से भी हेल्थ केयर सेक्टर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। और सरकार ने यह लक्ष्य तय किया दोस्तों कि इसी साल तक भारत से टीबी को कम्प्लीटली खत्म किया जाए, यानी टीबी मुक्त भारत का सपना पूरा करने का प्लान है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राहुल गांधी ने व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें राहुल गांधी का प्लान है देश में गरीबों के लिए न्याय की आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से गरीब परेशान है। वहीं खबर है दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ असम राज्य में गैर जमानती FIR भी दर्ज हुई, क्योंकि 3 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था। कहा कि कांग्रेस, भाजपा, RSS और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रही है। तो उनके इसी बयान को लेकर असम के गुवाहाटी में पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। और इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ अपडेट्स देखिए दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी बोले कि केजरीवाल पर हमला करने वाले 3 लोग भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के करीबी हैं और तीनों अपराधी रहे हैं। कल ये घटना हुई थी, आपको पता होगा, पत्थर वगैरह फेंकने की। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अब तक 1040 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। 477 नामांकन खारिज हुए। अब आज 20 जनवरी को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। और वहीं दोस्तों, देश के जाने माने टीचर अवध ओझा, जो कि अभी कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, तो उन्होंने भी कहा कि बीजेपी बताए 15-15 लाख रुपए कब देगी, बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बल्कि महंगाई पर बात होनी चाहिए। और वो ये भी बोले कि मनीष सिसोदिया ही मुझे आम आदमी पार्टी में लाए। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी चुनावी जनसभा में कहा कि दिल्ली में NDA की ही सरकार बनेगी। आंध्र प्रदेश में जनता को संबोधित करते हुए बोले कि प्राकृतिक आपदा में NDRF और मैन मेड आपदा में NDA काम आती है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी कहा कि अंबेडकर ने नहीं बल्कि इंदिरा ने संविधान में सेक्युलर और सोशलिज्म शब्द जोड़ा। उन्होंने इमरजेंसी लगाई, अखबारों के एडिटोरियल ब्लैंक हो गए। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी भाजपा के एक कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान के लिए गुजरात अहमदाबाद पहुंचे और यहीं पर उन्होंने ये बयानबाजी की। तो ये कुछ राजनीतिक बातें चीतें चल रही हैं। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले जो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ था, तो उस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ये भी दावा किया अब तक कि चोरी के इरादे से घर में घुसा था ये शख्स। फिलहाल कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद शहजाद है और इसके पास भारत का कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिला है। वहीं सैफ अली खान, जो कि अभी अस्पताल में भर्ती है, उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे उनके बेटे तैमूर और जय भी। भारी सुरक्षा बल के बीच स्फोट हुई करीना कपूर खान भी। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो रहस्यमयी बीमारी फैली हुई है, उससे 17वीं मौत हो गई। एक ही परिवार के भी 8 लोगों की जान चली गई। हालांकि जम्मू के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अभी केंद्र सरकार ने भी जम्मू कश्मीर में इस रहस्यमयी बीमारी की जांच के लिए एक टीम भी भेजी है। वहीं जम्मू कश्मीर श्रीनगर रेलवे लाइन का भी ट्रायल रन पूरा हुआ। 272 किलोमीटर लाइन पर 111 किलोमीटर की सुरंगें बनाई गई हैं। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी। ये पुल की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सोपोर में देखिए सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग
फायरिंग शुरू की, 2 लोगों को घेरा भी गया। वहीं किसान आंदोलन पर बड़ा अपडेट आ रहा। डल्लेवाल के मेडिकल हेल्प लेने के बाद 121 किसानों ने भी अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है और सरकार ने जो किसानों से बातचीत का आश्वासन दिया, इस फैसले का भी किसानों ने स्वागत किया है। अभी खनौरी बॉर्डर पर जो लगभग 121 किसान आमरण अनशन पर थे तो आखिरकार खत्म कर दिया है और अगले महीने 14 फरवरी को केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। वहीं जो किसान नेता डल्लेवाल 55 दिन से अनशन पर बैठे हैं, उनको भी कल ग्लूकोज चढ़ाया गया। केंद्र सरकार जो बातचीत के लिए तैयार हुई तो अब उन्होंने अपना अनशन खोलने का फैसला किया है। कृषि मंत्रालय के अफसर खनौरी बॉर्डर पर भी पहुंचे और वहीं कल आपको बता पीएम मोदी ने अपने इस साल 2025 की पहली मन की बात का कार्यक्रम भी आयोजित किया। पीएम ने मन की बात में संविधान, गणतंत्र दिवस और महाकुंभ पर भी चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में चुनाव आयोग की सराहना करते हुए हर चुनाव में देशवासियों को वोट देने की अपील भी की है। भारत के स्पेस सेक्टर की भी ऐतिहासिक उपलब्धियों को सराहा, देश के पहले प्राइवेट स्पेसशिप का भी जिक्र किया। मोदी बोले कि हमें विकास के साथ विरासत को भी सहेजना है। महाकुंभ पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाला पर्व है। महाकुंभ पर पीएम बोले कि एकता, समता और समरसता का ये संगम है। युवाओं के जुड़ने से स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित होगा। और प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व भी भाया। मन की बात कार्यक्रम में इसका भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली में मुलाकात की। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ठाकुर मिश्रा की ये दास्तां देखिए जरा। मिश्रा ने हजारों कन्नड़ परिवारों को रोजगार दिया। जिस धारवाड़ पेड़ा की मोदी ने तारीफ की, उसके लोकल से ग्लोबल बनने तक की कहानी भी काफी मोटिवेशनल है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। भाला फेंक जेवलिन थ्रो के ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने शादी कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी संग फोटो डालते हुए लिखा कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मेनी कांग्रेट्स नीरज चोपड़ा और उनकी फैमिली को। ईश्वर हमेशा इनके परिवार को खुश रखे। और खेल जगत में भी भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। खो खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की मेंस विमेंस टीम। दोनों ने नेपाल को फाइनल हराया। टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया और भारतीय महिला टीम ने तो ये पहली बार खो खो विश्व कप का खिताब जीता, फाइनल में नेपाल की टीम को हराकर। तो भारत की दोनों ही टीमों को मेनी कांग्रेट्स। और दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी खबर भी सामने आई। देखिए आप, हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर के मामा और नानी का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। हरियाणा में एक कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। इस घटना में उनकी जान चली गई। अंतिम संस्कार से पहले गाँव पहुंचे ओलंपियन भी। ये वाकई में बड़ा दुख भरा मोमेंट है। ये है वो मनु भाकर की नानी सावित्री और मामा युद्धवीर। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। मनु भाकर ने दोस्तों भारत का नाम बहुत ऊंचा किया। कई मेडल जीते उन्होंने। कुछ इनकी सफलता के अचीवमेंट्स भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, नक्सलवाद पर भी एक बड़ी खबर आ रही कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर जो अभी बीती 16 जनवरी को मुठभेड़ हुई थी, उसमें 12 नहीं बल्कि 18 नक्सली मारे गए, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं। इनमें एक तो 50 लाख का इनामी नक्सली भी था, वो भी ढेर हुआ। पूजा काकेरी मुठभेड़ की ये घटना है। चलिए इंडिया ग्रोथ रेट पर भी एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों। भारत की विकास दर आने वाले FY26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7% तक रहेगी। अब CII की तरफ से अनुमान लगाया गया। CII यानी इंडस्ट्री बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो CII के सर्वे में ये बात कही गई है। और अभी इससे एक दिन पहले आपको पता होगा IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की ग्रोथ रेट पर अच्छी 6.5-7% तक की रिपोर्ट प्रकाशित की है। और बजट 2025 पर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों कि किसानों का लोन माफ किया जाना चाहिए और महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं लोग बाग। अगले महीने फरवरी में जो देश की वित्त मंत्री बजट पेश करेगी, तो इससे पहले लोगों के सर्वे, आम आदमी के ओपिनियन कुछ यूं है कि लोन माफ हो, महंगाई कम हो। बजट 2025 केपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस्ड होना चाहिए। MPC मेंबर नागेश कुमार की तरफ से भी सरकार को ये सुझाव दिए गए। चलिए ऑटो एक्सपो कार्यक्रम के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। ऑटो एक्सपो के तीसरे दिन आम लोगों को फ्री में एंट्री दी गई। पहले दिन मारुति ने इलेक्ट्रिक कार दिखाई, दूसरे दिन फ्लाइंग कार भी शोकेस हुई और अभी एक BYD की सिलायन 7 EV की भी भारत में एंट्री हुई ऑटो एक्सपो में। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज करने पर ये कार 567 किलोमीटर तक की रेंज देगी। 7 मार्च से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और होंडा कंपनी ने भी अपना पहला फोल्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटो कॉम्पैक्टो रिवील किया। इसका वजन मात्र 19 किलो है, लेकिन पेलोड कैपेसिटी 120 किलो है। अगले साल भारत में लॉन्च करेगा ये होंडा कंपनी अपना नया स्कूटर। काफी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से इस स्कूटर को बनाया गया, देख सकते हैं आप। और प्रीमियम सेगमेंट में मर्सिडीज ने भी G-Wagon 580 इलेक्ट्रिक SUV शोकेस की। ये कार एक ही जगह पर खड़े खड़े 360 डिग्री घूम सकती है। इसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। MG मोटर्स ने भी नई SUV मैजिस्टर शोकेस की। ये MG ग्लोस्टर का ही एक फेसलिफ्ट मॉडल है। और भी दोस्तों टेक्नोलॉजी का एक अनोखा इनोवेशन देखने को मिला। पहली 6 सीटर फ्लाइंग टैक्सी भी रिवील हुई। 160 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है और इसका किराया भी प्रीमियम टैक्सी सर्विस के बराबर ही होगा। और ये फ्लाइंग टैक्सी पेश की गई है एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन की तरफ से। दोस्तों, इस बार के ऑटो एक्सपो 2025 में लॉन्च हुई कारों में 90% EV कारें हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। और ये सभी प्रीमियम सेगमेंट की कारें हैं जो कि सेफ ड्राइविंग में मदद करेगी। इनमें से अधिकतर कारों में ऑटो ड्राइवर मोड भी है, जो कि ड्राइवर को फ्री डिस्क फ्री रखेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। इंश्योरेंस को लेकर सरकार की तरफ से एक आम सूचना जारी की गई कि बेहतर सर्विस के लिए आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी बदल सकते हैं। मतलब आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो हर पॉलिसी होल्डर को
मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी से किसी अन्य कंपनी में स्विच करने का अधिकार मिलता है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ईडा की तरफ से साल 2011 से ही इंश्योरेंस खरीदारों को पोर्टेबिलिटी के अधिकार दिए गए हैं। मतलब जैसे आप मोबाइल के सिम को पोर्ट करवा सकते हैं, जैसे अगर आपको जियो अच्छी नहीं लग रही तो आप एयरटेल या वोडाफोन आइडिया या वीआई से जियो में किसी में भी स्विच कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ठीक ऐसे ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी में भी पॉलिसी लेने के बाद भी अपनी कंपनी स्विच कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इंश्योरेंस पोर्ट करवाते हो तो इस दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आप देख सकते हैं सूचना। और इसके अलावा इंश्योरेंस पोर्ट कराने में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं आपको और कुछ बेनिफिट यानी फायदे भी होते हैं, तो ये भी डिटेल देख लीजिएगा आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू हुआ। यूपी सरकार खुद करेगी संविदा कर्मियों की भर्ती और संविदा कर्मियों को आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। अब मतलब बिचौलियों की भूमिका नहीं होगी, जैसे मतलब बीच में ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, वैसे नहीं होंगे, बल्कि खुद सरकार की तरफ से आउटसोर्स पर तैनात संविदा कर्मियों का शोषण समाप्त करने के लिए डायरेक्ट भर्ती करने की घोषणा की है, जिसमें संविदा कर्मियों की भर्ती में बिचौलिया का कोई रोल नहीं रहेगा। बिचौलिया को बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा। यूपी सरकार की तरफ से इस संबंध में प्रस्ताव भी तैयार किया गया श्रम विभाग द्वारा, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए शीघ्र ही शासन को भेजा जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सरकारी अधिकारियों के लिए भी खुशखबरी है। अब उनकी गाड़ी का किराया बढ़ चुका है। उड़ीसा सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर से कटक के बीच ऑफिस कार्य के लिए सफर करने वाले अधिकारियों का मासिक किराया 6,000 रूपए अपरिवर्तित रखा गया है, लेकिन व्यक्तिगत काम के लिए एक महीने में अधिकतम 300 किलोमीटर और 300 से 500 किलोमीटर तक की यात्रा करने पर मिलने वाले किराए की राशि में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। और ये जो नया नियम है दोस्तों, ये 1 फरवरी 2025 से ही लागू होगा। और सरकारी कर्मचारियों के ट्रेवल किराए में कितनी बढ़ोतरी की गई है, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश में 220 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पहुंचे एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए, और इस मौके पर ही उन्होंने ये लगभग 225 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने की घोषणा की है। वहीं खबर है, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में 14 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए अगला अपडेट देखिए। वैज्ञानिकों के एक सर्वे अध्ययन में ये बात सामने आई है कि बेटियां व दूसरों को खुश रखने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप के दुलारे होते हैं। अमेरिका की ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अध्ययन प्रमुख लेखक अलेक्जेंडर जेनसन ने एक रिसर्च की, मतलब सोशली समाज में एक साइकोलॉजिकल रिसर्च की, जिसके मुताबिक शोध ये बताते हैं कि माता पिता का एक बच्चे को दूसरे बच्चे से ज्यादा पसंद करने का पक्षपात बच्चों पर लंबे वक्त तक असर डाल सकता है। इसलिए इस रिसर्च का नतीजा यह है कि एक तो माता पिता सभी बच्चों को समान प्यार दे, बराबर प्यार दे, और बच्चे भी अपने बड़े भाई बहन जो होते हैं ना, वो अपने छोटे भाई बहनों को अच्छे रखें, उन्हें ज्यादा प्यार करें, क्योंकि ऐसे बच्चों को माता पिता भी ज्यादा पसंद करते हैं। और रिलेशनशिप यानी रिश्तों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आपकी जीवन में खुशी या संतुष्टि क्या ज्यादा जरूरी है, आखिर खुशी के रास्ते संतोष तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इस पर भी साइकोलॉजिस्ट ने 5 सुझाव जारी किए आम लोगों के लिए। देखिए डॉक्टर मनीष बोरासी जो कि वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, उनका ये कहना कि संतुष्टि और खुशी दोनों जीवन के लिए जरूरी है। संतुष्टि से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और खुशी से हम हर पल को जीते हैं। तो इन दोनों ही चीजों का जीवन में संतुलन होना चाहिए, यही जीवन को पूर्ण बनाता है। संतुष्टि में एक स्थिरता है, ये अपने भीतर मिलती है, जबकि खुशी अस्थायी होती है और ये बाहरी चीजों से या किसी एक्टिविटी से मिल सकती है। तो दोस्तों जीवन में खुशी पाने के 5 आसान उपाय क्या है? देखिए सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, छोटी छोटी बातों का जश्न मनाएं, जीवन के हर एक पल को, हर एक मोमेंट को जिए, एंजॉय करें, अपने करीबियों के साथ वक्त बिताएं और आपकी जो फेवरेट एक्टिविटीज हैं उसमें हिस्सा लें। और अब देखिए जरा संतुष्टि पाने के क्या 5 उपाय हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल रिसर्च के रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना। पूरी रिसर्च का निचोड़ ये है कि अगर आप अपने जीवन में संतुष्टि पाना चाहते हैं तो सबसे पहला खुद से प्यार करें और आपके अतीत को पीछे छोड़ दें। अगर लाइफ में बीते पास्ट में कुछ भी बुरा हुआ, अच्छा हुआ, सबको फिलहाल छोड़ दें। अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और खुद के साथ वक्त बिताएं। आपकी कोई हॉबी है, आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं वो करें, अपने अंदर नए नए शौक विकसित करें, इन्हीं से आपको संतुष्टि मिल सकती है ना। बाकी घर परिवार की सुख शांति के लिए समर्पण की भावना भी जरूरी है। मुश्किल समय में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखें और अपने परिवारजनों के साथ हर किसी अनजान व्यक्ति की, अनजान शख्स की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जीवन में रियल बताऊं दोस्तों तो असली खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप किसी मुसीबत में किसी गरीब की मदद करते हो। ठीक है, जितनी आपकी श्रद्धा है उस अनुसार हमें मदद करनी चाहिए, राइट। तो ये तो लाइफस्टाइल से जुड़ी काफी चीजें मैंने आपको बता दी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। ये देश के 17 राज्यों में कोहरा छाने की चेतावनी। यूपी में फिर से कई ट्रेनें फ्लाइट लेट हुई। हरियाणा में भी विजिबिलिटी 5 मीटर तक चल रही है। हिमाचल के कई जिलों में पारा -9 डिग्री तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में भी तापमान 4 डिग्री तक चल रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों के अपडेट देखिए आप फटाफट से। मध्य प्रदेश में 5 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। आगरा मालवा में कोहरे में एक बस भी पलटी। इधर राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी कोटा में कोहरे के कारण 8 गाड़ियां भिड़ गई और इस रोड एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की तो
जान भी चली गई। एक एम्बुलेंस को भी ट्रक ने टक्कर मार दी। और आज से राजस्थान में मौसम फिर से बदल सकता है, कई जिलों में बारिश की भी संभावना है। यूपी में भी कोहरे में 7 बड़े हादसे हुए जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। 12 गाड़ियां टकराई, 2 विदेशी समेत 34 लोग घायल हो गए। लखनऊ में एक ट्रक भी नदी में गिर गया। इधर बिहार के भी 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। अगले 3 दिनों तक शीतलहर जैसी स्थितियां रहेगी। 26 जनवरी के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी बिहार को। हरियाणा राज्य में भी 2 दिन लगातार बारिश की चेतावनी। रात में तापमान और गिरेगा, सुबह रात में धुंध छाएगी। और पंजाब में देखिए चंडीगढ़ समेत 17 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के चलते 21, 22, 23 जनवरी को पंजाब के कई जिलों में बारिश की संभावना है। झारखंड में भी ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। और उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, क्योंकि 20 से 24 जनवरी तक उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक देखने को मिलेगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, एक तो स्टॉक मार्केट पर खबर आ रही है कि मार्केट में जो इतनी गिरावट आ रही है, इसके पीछे वजह यह है कि बीते 17 दिन में ही शेयर बाजार से 44,396 करोड़ रुपए एफपीआई ने निकाले, यानी विदेशी निवेशकों ने विड्रॉ किए। और इसी वजह से इस सप्ताह में भी टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैप में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए तक की गिरावट देखी गई। मतलब भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू इतनी गिरी है। और दोस्तों जल्द ही पेटीएम, जोमेटो समेत इस सप्ताह 246 से भी ज्यादा कंपनियां अपने तिमाही के नतीजे जारी करेगी, तो इनके स्टॉक पर भी आप नजर रखें। और एक अपडेट देखिए, इंडसइंड बैंक के सीएफओ गोविंद जैन ने दिया इस्तीफा। डिप्टी सीईओ संभालेंगे अब अतिरिक्त जिम्मेदारी। वैसे बीते साल 2024 में भी भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश में जबरदस्त उछाल देखा गया। टोटल विदेशी निवेश अब बढ़कर 37.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और निवेशकों के लिए एक और खबर है, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ अगले महीने 3 फरवरी को ओपन होगा, जिसमें आप 5 फरवरी तक निवेश कर पाएंगे। और वहीं एक खबर आ रही दोस्तों, हिंडनबर्ग कंपनी जिसने अडानी पर आरोप वगैरह लगाए थे, उसके संस्थापक एंडरसन सिक्योरिटी फ्रॉड केस में फंसे हैं। उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। वैसे अभी तो हिंडनबर्ग कंपनी ही बंद हो चुकी है। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कानून में बीए करने का मौका केंद्रीय कानून मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है। और दिल्ली की इस यूनिवर्सिटी में ये एआई और लॉ पर नए कोर्स भी लॉन्च किए। वही खबर है, भारत और इटली ने आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर गहन मंथन भी हुआ। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अपडेट आ रहा, अब एलटीसी के तहत सरकारी कर्मचारी 385 प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे, जिसमें 136 वंदे भारत और 97 हमसफर ट्रेनें भी शामिल है इस योजना में। ठीक है ना, इनमें फ्री सफर करने का मौका मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। वही दोस्तों टेक न्यूज से खबर आ रही है, देखिए इंस्टाग्राम रील्स की अवधि बढ़ चुकी है। अब आप इंस्टाग्राम रील में 3 मिनट लंबी वीडियो भी पोस्ट कर पाएंगे। रील पर वीडियो के ड्यूरेशन को कंपनी ने बढ़ा दिया। इसके अलावा इंस्टाग्राम की तरह व्हाट्सएप स्टेटस में भी अब आप म्यूजिक गाने वगैरह लगा पाएंगे। जल्दी व्हाट्सएप में भी आपको ये नया धांसू फीचर का अपडेट मिलने वाला है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, आयरलैंड में मनाया गया बहुभाषी हिंदी दिवस समारोह है। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी अपनी मातृभाषा पर गर्व किया। और खबर है, फ्रैंकफर्ट में हिम टेक्सटाइल 2025 में भारतीय मंडप भी मौजूद होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। जर्मनी के मेसे फ्रैंकफर्ट में आयोजन हो रहा है। और देखिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य को कई नई बड़ी सौगात भी देंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी को उत्तराखंड में होगा। ठीक है ना, इस दौरान पीएम मोदी राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, डाक विभाग भारतीय संविधान अंगीकार करने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से नई दिल्ली में 3 दिन का समारोह भी आयोजित करने जा रहा है। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजन होगा। चलिए दोस्तों महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग की और कहा कि आने वाली मौनी अमावस्या पर 8-10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, तो पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर के जरिए महाकुंभ का पूरा नजारा देखा, स्टॉल पर जाकर ओडी-ओपी प्रोडक्ट भी देखे और मौनी अमावस्या की सुरक्षा को लेकर अफसरों के साथ ये मीटिंग की। वही खबर देखिए, महाकुंभ में गंगा में डूब रहे परिवार के 5 लोगों को बचाया गया। जो कल महाकुंभ में अग्निकांड हुआ था ना, तो उसके बाद इस शहर में भी भीषण जाम लग गया। एक बाबा ने भी यूट्यूबर को थप्पड़ मारे, चिमटे से भी पीटा। ये कुछ घटनाएं देखने को मिली महाकुंभ के 7वें दिन। 2 बड़े हादसे भी हुए। और देखिए सीएम योगी को विदेशी महिलाओं ने शिव तांडव भी सुनाया। राम सियाराम के भजन और शिव तांडव को सुनकर मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़े, बोले कि बहुत ही बढ़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी महाकुंभ संगम में डुबकी लगाई, गंगा की पूजा भी की। और महाकुंभ में एक अनोखी झलक तो ये देखने को मिली कि दुश्मन देशों के नागरिक भी महाकुंभ में एक साथ नजर आए। रूस और यूक्रेन के लोग विष्णु देवानंद के शिविर में कर रहे हैं शिव नाम जाप, विश्व शांति की प्रार्थना भी की। और कुंभ श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर तो यह है दोस्तों कि अब आप संगम पर रोपवे का भी मजा ले सकेंगे। 22 तारीख को योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, जिसमें इस रोपवे प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। वही खबर देखिए, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने भी गंगा को अर्पित किया चंद्रयान 3 का मॉडल और मिशन की सफलता के लिए आशीर्वाद भी मांगा।
महाकुंभ में देखिए बेल और गोल्डन बाबा भी बने आकर्षण का केंद्र, जो कि शरीर पर पहनते हैं 6 करोड़ से भी ज्यादा का सोना। और दोस्तों इस बार मौनी अमावस्या के स्नान पर पहली बार महाकुंभ में भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी भी सहयोग करेगी व्यवस्थाओं में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीएम योगी को लेकर ये बात कही। और एक खबर देखिए आप, एक महाकुंभ में जो महामंडलेश्वर है उनके पिता अमेरिकी कमांडर थे, जबकि बेटा महाकुंभ में महामंडलेश्वर बन गया। जबकि अच्छा पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग में 30 लाख का पैकेज छोड़कर वो सन्यासी हो गया। ऐसे ही कई बाबाओं की कहानियां आपको महाकुंभ में देखने को मिलेगी, जो दुनियादारी को छोड़ आए, अच्छी खासी जॉब नौकरी के पैकेज को छोड़कर संत बन गए, अध्यात्म मुख हो गए। और वही देखिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी महाकुंभ पहुंचे और अभी वो स्वामी अवधेशानंद के शिविर में 6 दिन रहेंगे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की संगोष्ठी में भी शामिल होंगे। और पूर्व राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश की जरूरत है। महाकुंभ में तुलसी पीठाधीश्वर से भी मुलाकात की है ना। तो ये दोस्तों कुंभ के कुछ अपडेट रहे। और चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झापना में प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र का नाम तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र रखे जाने का स्वागत भी किया। वही खबर है बिहार में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन आज से ही शुरू होने जा रहा है। और खबर है हरियाणा राज्य में एससी की लिस्ट से हटाए जाएंगे इन 3 जातियों के नाम। सरकार ने केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। एससी यानी अनुसूचित जाति की सूची में से 3 जातियों को हटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है हरियाणा सरकार ने, जिसमें देखिए एक तो चूरा, भंगी और मोची जैसे नामों को आपत्तिजनक और वर्चस्ववादी माना है हरियाणा सरकार ने। और इन नामों को हटाने से पूरे देश में अनुसूचित जाति की सूची प्रभावित होगी। इस कदम का उद्देश्य है सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना। इससे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कर चुके हैं इन जातियों को हटाने की मांग। और अभी हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी ने भी केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है। तो देखते हैं आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल देखिए अगली खबर, बिहार के बेतिया में जहरीली शराब पीने की वजह से 6 लोगों की संदिग्ध मौत होने की खबर सामने आ रही है। वही खबर है 26 जनवरी से ही उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये सख्त आदेश जारी किया। और खबर है दोस्तों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में भी कैबिनेट की बैठक होगी आज 20 जनवरी को। जम्मू के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, करणवीर मेहरा बने बिग बॉस 18 के विनर। टॉप 3 से बाहर हुए रजत दलाल। आमिर खान बोले कि अगले सीजन में शाहरुख खान भी दिखेंगे। आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ, करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के विनर घोषित हो चुके हैं। शो के होस्ट सलमान खान ने देर रात ये अनाउंसमेंट किया। करण को 50 लाख रुपए का कैश इनाम और ट्रॉफी भी मिली है। ये एक टीवी एक्टर भी रह चुके हैं करणवीर मेहरा, मैंने कांग्रेट्स इनको। और रजत दलाल को टॉप 3 से भी बाहर किया गया। अविनाश मिश्रा भी बाहर हुए। और इस बिग बॉस के फाइनल एपिसोड में बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव भी पहुंचे थे, जिन्होंने सलमान खान के साथ पोज भी लिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और कहा कि मकान बनवाने के लिए दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को भी जमीन दी जाए। वही खबर है दोस्तों, इस मोबाइल ऐप से अनब्लॉक हो जाएगा आपका राशन कार्ड, विदेश से भी करवा सकेंगे eKYC। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये नया मोबाइल ऐप पेश किया गया। जिन लोगों को eKYC करवाने में दिक्कत आ रही है तो वो घर बैठे इस ऐप के जरिए eKYC करवा सकते हैं। देख सकते हैं आप इस ऐप के बारे में डिटेल भी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, नो सिग्नल पर भी मोबाइल यूजर्स कर सकेंगे कॉल और डेटा का इस्तेमाल। हाई स्पीड 4G कनेक्टिविटी मिलेगी। कई बार होता ना दोस्तों कि मोबाइल में नेटवर्क न होने की वजह से हमें कॉलिंग करने में समस्या आती है, आवाज भी कट कट कर आती है। तो इसके लिए दोस्तों अब एक नई टेक्नोलॉजी पेश की गई है, इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा। ट्राई की तरफ से ये शुरू की गई है। इस सर्विस के शुरू होने के बाद रिलायंस जियो, एयरटेल, BSNL यूजर्स अब किसी भी नेटवर्क के जरिए आसानी से कॉलिंग कर पाएंगे, भले ही उनका सिम कार्ड किसी भी कंपनी का हो। समझ रहे हो, मतलब इंटर कॉलिंग, इंटर नेटवर्क कनेक्टिविटी फीचर मिलेगा आपको सभी सिम कार्ड पर एक दूसरे के नेटवर्क का इस्तेमाल करने का। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर भी राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया। कहा कि ग्रेच्युटी कोई इनाम नहीं है, बल्कि ये कर्मचारी का कानूनी अधिकार है। और ग्रेच्युटी नहीं देने पर जीत समूह को फटकार भी लगाई और 25,000 का जुर्माना भी लगाया। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 8वां वेतनमान लागू होने में अभी 3 साल लगेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के आदेश के बाद नए आयोग पर फैसला होना अभी बाकी है। 15% तक बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी। और खबर है छत्तीसगढ़ में फरवरी में किसानों को धान खरीदी के अंतर की राशि मिलेगी। इस साल भी 3100 में धान खरीदी की गई। वैसे मध्य प्रदेश में भी गेहूं खरीदारी के लिए किसान पंजीकरण आज से ही शुरू होंगे। मोबाइल ऐप पर बैठे घर बैठे किसान भाई लोग पंजीकरण कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है ना। और एक अच्छी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन श्रमिकों को 10-10 हजार रूपए देगी। छत्तीसगढ़ के सारगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि ये योजना तैयार है, जल्द ही खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वहीं देखिए झारखंड में पलामू मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से गांजा, शराब, सिगरेट जैसी नशीली वस्तुएं पाई गई। बॉयज हॉस्टल से भी लड़कियों के कपड़े मिले। ऐसी घटनाओं के बाद रात 2 बजे तक कॉलेज में हंगामा हुआ, स्टूडेंट्स ने भी प्रदर्शन किया। वहीं खबर है हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किया। कहा कि स्टैंड के भीतर जाएं अब बस, बाहर सवारियां उतारी और बिठाई तो थाने ले जाएगी पुलिस। रोडवेज बसों को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। वहीं खबर है हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट पर भी एसोसिएशन का ऐलान। 3 दिन काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। बोले कि 2 नाम तो ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है।
हरियाणा के जिंद में भी SKS सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से 15 मांगों को लेकर ये सम्मेलन किया गया। फरवरी में 4 दिन तक सभी जिलों में प्रदर्शन होंगे। मुख्यमंत्री कैंप पर भी धरना देंगे। वहीं खबर देखिए दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि महिलाओं को जल्द ही दिए जाएंगे 1100 रूपए। आने वाले बजट में ये व्यवस्था करेगी पंजाब सरकार। और सड़क हादसों पर भी उन्होंने कहा कि मौतों में 47% तक की कमी आई है। वैसे अभी पंजाब सरकार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर एक्शन लेने की भी तैयारी कर रही है। पुलिस कर्मी OD बोर्ड कैमरे पहनेंगे। पंजाब के 4 जिलों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से ही चालान भी काटे जाएंगे। अब ये पंजाब सरकार नई ट्रैफिक व्यवस्था करने जा रही है राज्य में। वहीं खबर देखें दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ PGI में बड़ी भर्ती का ऐलान। 1182 नए पदों पर नियुक्तियां होगी। 534 पूर्व सैनिक सुरक्षा कर्मी भी शामिल किए जाएंगे। और हिमाचल वासियों के लिए भी अच्छी खबर है। मनाली विंटर कार्निवल में 75 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 8 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे आज 20 जनवरी को। वहीं दोस्तों, हिमाचल में आज हल्की बारिश और बर्फबारी के भी आसार हैं। 21 तारीख से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। आगामी 3 दिन तक बारिश और स्नोफॉल का भी अलर्ट रहेगा। चलिए खबर है, उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर भी रोक लगाई गई। अगले 15 दिन चुनौतीपूर्ण रहेंगे। इसी वजह से गणतंत्र दिवस वगैरह के चलते उत्तराखंड में भी पुलिसकर्मी छुट्टी नहीं ले सकेंगे। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, उड़ीसा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आज से स्टार्ट होंगे आवेदन। ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। और वहीं राजस्थान में स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के लिए भी आवेदन 23 जनवरी से शुरू होंगे। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का ऑफिशियल पोर्टल है। और गवर्नमेंट जॉब्स पर कुछ और अपडेट है। टीचिंग, बैंकिंग, मेडिकल और रेलवे समेत अभी कई विभागों में हजारों सरकारी नौकरियां निकली हुई है। इस सप्ताह दोस्तों 22,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियां चल रही हैं। मैंने आपको कुछ रिक्रूटमेंट्स के बारे में तो बताई भी थी डिटेल। SBI में स्पेशलिस्ट कैडर के 150 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। SBI PO पर भी 600 पदों पर भर्ती चल रही है। इसके अलावा देखिए, बिहार पंचायती राज विभाग में भी 1583 पदों पर भर्ती निकली। 12वीं पास को भी मौका है। लास्ट डेट रहेगी इसकी 29 जनवरी 2025। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 10,758 वैकेंसी है। 28 जनवरी से ही फॉर्म भरना शुरू होंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। और बैंकिंग भर्ती पर खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1267 पदों पर भर्ती निकली है, जिसकी आवेदन करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया। अब आप 27 जनवरी 2025 तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। वहीं एम्स में भी 4576 पदों पर भर्ती निकली है। DFCCIL में 642 वैकेंसी अवेलेबल है। तो कई सारे रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आज दिन में मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि इस सप्ताह की कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है ना। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही दोस्तों। आखिरकार इजराइल हमास के बीच खत्म हुआ युद्ध। गाजा में सीजफायर लागू हुआ। PM नेतन्याहू बोले कि मिल गई बंधकों की लिस्ट। गाजा में शांत हो गई बंदूकें। 3 इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये बयान दिया। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मकर राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे। सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों को भी आज सितारों का साथ मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महाकुंभ 2025 का समापन किस तारीख को होगा। कमेंट करके आपको लिखना है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट